20 मार्क्स का जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स है ना वो सेपरेटली प्रिपेयर करोगे, और 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो जो चैप्टर्स है Last lecture we completed partnership all questions. Piecemeal distribution was the last one we completed. ये जो थियरी चैप्टर्स है ये ऑलरेडी है ना, सब चीज यहाँ पे अपलोडेड है। 20 मार्क्स का जो थियरी क्वेश्चंस आता है ना, सी जो लोग ज्ञान में एग्जाम देने वाले मोस्टली दे ऑल हैव स्टार्टेड स्टडी, और वो मैं पहले कर भी चुका हूँ। वो सारे टॉपिक्स एक राउंड मेरा हो चुका है। नाउ दिस इज द सेकंड राउंड। यूनिट 1 है पॉलिसीज। सबसे पहला पॉलिसीज है। पॉलिसीज के बाद में आता है कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। इसमें प्रोविजंस भी होता है, और ये तुम अपने लाइब्रेरी में जाओगे ना तो इसके सारे नोट्स भी अपलोडेड है, बट मैं क्लास में अलग से करवाता हूँ। इनफैक्ट दिस इज जनरली फॉर एवरीवन। यहाँ पे लेक्चर का लिंक भी, यहाँ पे जाओगे तो लेक्चर भी शुरू हो जाता है। नाउ कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज, दिस इज द सेकंड वन, जिसमें से तुम्हारे थियरी क्वेश्चंस आते हैं। थियरी क्वेश्चंस में क्या क्या होता है? इन थियरी क्वेश्चंस दे आस्क शॉर्ट नोट्स। जो पहला 20 मार्क्स होता है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी 3 आता है, जिसमें ए हमेशा होता है ट्रू और फॉल्स। उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, 2-2 मार्क के, 12 मार्क। फिर बी में एक थियरी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, सो 12 + 4 इज 16। फिर सी में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वो कोई भी टॉपिक से हो सकता है। वो सब्सिडियरी बुक्स का भी हो सकता है, इन्वेंट्री का भी हो सकता है, वहां पे डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, वहां पे जर्नल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं। वो कोई भी टॉपिक से पूछते हैं वो लोग, तो वो 4 मार्क होता है। ये 20 मार्क्स तुम्हारा क्रूशियल है। इफ यू आर एबल टू स्कोर फुल 20 मार्क्स तो तुम्हारे अकाउंट्स में 60+ निकल गया मार्क्स, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। एग्जाम में अगर भारी वाली मिस्टेक भी की है ना, एक पूरा क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दिया, तो भी तुम 60+ चले जाओगे, क्योंकि 20 मार्क्स तो ये तुम्हारा श्योर हो जाता है। फिर खाली 2 क्वेश्चन और राइट किया तो यू आर 60। ओनली 2 क्वेश्चंस यू डू इट करेक्टली एंड यू आर 60। नाउ हाउ टू परफेक्ट दिस? पहले तो मैं तुमको कवरेज दे दूंगा, और मेरा क्लास में कवरेज होने के बाद में 2 शीट्स मैंने दिए, जो लोग बाद में ज्वाइन किए उनको भी दे दूंगा, आई अपलोड, जिसमें क्वेश्चन और आंसर्स है। 100 मार्क्स के, मतलब 5-5 क्वेश्चन है, 20-20 मार्क्स के। 2 पेपर है, 200 मार्क के पेपर है। पहला 100 मार्क का पेपर, जिसमें 5 क्वेश्चन है, एबीसी, क्वेश्चन 1 एबीसी, क्वेश्चन 2 एबीसी, ऐसा करके 20-20 मार्क के 5 क्वेश्चन है, और पेपर नंबर 2 में 20-20 मार्क के 5। पहले वो परफेक्ट करने का, उसमें सारे ट्रू और फॉल्स अपने को आने चाहिए, उसमें शॉर्ट नोट्स जो भी है वो अपने को आना चाहिए, और उसके बाद में यू शुड लर्न इट बाय हार्ट। और उसमें फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो तो तुमने जो टॉपिक्स किया ऑन दैट बेसिस यू विल बी एबल टू डू इट। वो कंप्लीट होने के बाद में 2018 से लेके लेटेस्ट पेपर तक, और तुम्हारे लिए लेटेस्ट पेपर में तुमको जैन का पेपर भी मिल जाएगा, यू विल इवन गेट अ पेपर ऑफ जैन। सो इतना तुम्हारा कवरेज हो जाना चाहिए। जब इतना कवरेज होता है तो मोर और लेस यू गेट रिपीटेशन। शॉर्ट नोट्स ही तकलीफ देने वाला है, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा तुमको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स में गड़बड़ करोगे तुम लोग,
तो ये इतने सारे जब तुम लोग पेपर्स करोगे या जो मैं मेरे जो 200 मार्क का पेपर होगा वो प्लस 2018 से लेके अभी तक के पेपर्स करोगे तो उसमें तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा एंड यू विल स्कोर फुल 20 मार्क्स। वो 20 मार्क्स राइट होने के बाद में सीधा तुम्हारा मार्क्स 60 प्लस जाने वाला है। अकाउंट्स का पेपर खराब भी जाएगा तो 60 प्लस जाएगा। सो सेकंड वन इज कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। ये पहला वाला पॉलिसीज एक बार मेरा अभी एक थर्ड साइकिल में हो गया है, वापस से मैं पॉलिसीज करा दूंगा। नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। उसके बाद में आता है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। कोई नहीं करके जाता है, सब छोड़ के जाते हैं, बोले थियरी लास्ट डे पे कर लेंगे। यू शुड गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दिस थियरीज आल्सो। ये दो जगह पे आता है, क्वेश्चन 1 में भी आता है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक थियरी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखोगे ना तो लास्ट में थियरी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्शियली कंपनी अकाउंट्स होता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्शियली कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन होता है और लास्ट में एक थियरी क्वेश्चन होता है। तो दो जगह पे थियरी क्वेश्चंस आएंगे। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 120 मार्क्स पेपर। 120 मार्क के पेपर के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन रेडी चाहिए। सो कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज पर यूनिट 3 यूनिट 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खाली नाम याद रखने होते हैं और फिर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये इतना कर लेते हो ना तो वो थियरी पार्ट कवरेज हो जाता है जो तुम्हारे टॉपिक्स के साथ कवर नहीं होता। टॉपिक का कोई थियरी आएगा तो तुम लिख दोगे व्हाट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तुम बोलोगे एन अकाउंट इन व्हिच वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स एंड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी राइट सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो क्योंकि तुमने टॉपिक किया है, बट ये वो थियरी है जो कोई टॉपिक्स में कवर्ड नहीं होता। सो नाउ आई विल बी डूइंग कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। पॉलिसीज जो था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। जो तुम लोग सी इंटर में मेरे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सीखोगे वो पॉलिसीज ही है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये तुम्हारे पास नोट्स होंगे और जो लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वापस से रिपीट हो जाएगा। मेरा राउंड द क्लॉक 365 डेज टॉपिक्स चालू रहते हैं। एक बार सिलेबस खत्म होता है फिर वापस चालू हो जाता है। नाउ सी कंटीजेंट हेडिंग देता हूं प्रोविजन, प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। Provisions, contingent assets and contingent liabilities. Give the heading. Provisions, contingent assets and contingent liabilities.
प्रोविजंस, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज लिख दिया नाम ना लिसन। और मेरे बोले बिना अगर कॉपी करोगे ना तो 100 बार लिखाऊंगा। तेरी आदत है, तेरे आगे वाले की आदत है, 100 बार लिखाऊंगा। इसका मतलब है तुमको लिखने में इंटरेस्ट है, तो अपना इंटरेस्ट वाला काम ज्यादा करवाने का। 100 बार बिठा के लिखाऊंगा। मैंने जितना बोला उतना कॉपी करने का, उसके आगे नहीं। Now provisions, contingent assets and contingent liabilities. 1st April 2024, let's say beginning of the year. Year ends on 31st March 25. This is the closing date. Financial statements are prepared till this date. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग ये डेट तक बनाते हैं, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो ये डेट तक बनाएंगे। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट बनेगी। ये डेट तक का पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा, बट यही डेट को नहीं बनेगा। 31 मार्च के दिन ही हम अकाउंटेंट का गला नहीं पकड़ के रखेंगे कि रात को 12 बजे के पहले पहले बनना चाहिए। 31 मार्च लिखते हैं उस पर। ये डेट तक की बनेगी, बट यही डेट को नहीं बनेगी। ये क्लोजिंग डेट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद बनना शुरू होता है। 31 मार्च के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने चालू होते हैं। उसमें 1 महीना 2 महीना लगता है। सपोज अप्रैल, मई और जून, 30 जून को जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हुए। ये पीरियड को हम लोग बोलते हैं अपना फाइनलाइजेशन चल रहा है। फाइनलाइजेशन चल रहा है। ये जो पीरियड है इसमें फाइनलाइजेशन चलता है। लेकिन अकाउंट्स कहां से कहां तक का बना रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं हम लोग। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं हम लोग। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को ही नहीं बनता, उसके बाद बनना चालू होता है। और कौन से डेट को बन के रेडी हो गया? 30 जून को बन के रेडी हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लिमिटेड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, दे अप्रूव द स्टेटमेंट। सो जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाता है उस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने का मतलब है दे पुट देयर सिग्नेचर ऑन इट। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्रीज्ड। ये पीरियड में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं उसमें। ये पीरियड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहा था तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं उसमें। लेकिन एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया, डेट ऑफ अप्रूवल 30 जून इज द डेट ऑफ अप्रूवल। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अप्रूव कर दिया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर फ्रीज्ड। उसके बाद में उसमें चेंजेस नहीं होता। सो 30 जून को बोलते हैं हम लोग डेट ऑफ अप्रूवल। ये कोई फिक्स डेट नहीं है बैलेंस शीट डेट के तरह। तुम्हारा अगर फाइनलाइजेशन 15 मई को हो जाता है तो 15th में इज द डेट ऑफ अप्रूवल। नॉर्मली हर कंपनी को 2 महीना तो लगता ही है, नियरली 2 मंथ्स दे टेक। उसके बाद वो आईटीआर रिटर्न्स फाइल करते हैं। सो दिस इज द डेट ऑफ अप्रूवल। अच्छा, ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड में भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये पीरियड में भी कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। कौन से पीरियड में? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल। आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल। ये जो पीरियड होता है ना, ये पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस तो बाद में जब बुक्स में रिकॉर्ड होता है तब ट्रांजैक्शन बनता है ना। ट्रांजैक्शन बनने के पहले वो क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। आज गुड्स बेचा, ये एक इवेंट है। गुड्स खरीदा, ये एक इवेंट है। सैलरी दी, ये एक इवेंट है। जब बुक्स में लिखते हैं तो वो ट्रांजैक्शन होता है ना। सो इवेंट्स आर, फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी डोंट रिकॉर्ड non-financial events in books of accounts like death of a director. डायरेक्टर की डेथ हो गई तो क्या लिखेंगे? न्यू लाइफ टू डेथ।
समथिंग कम्स इन समथिंग गोज आउट, ऐसी कोई एंट्री नहीं बनती है, समझा? क्योंकि फाइनेंशियल इवेंट नहीं है। वी इन अकाउंट्स वी राइट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, बट व्हिच इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल काउ गिविंग बर्थ टू अ काफ, इट्स अ फाइनेंशियल इवेंट। यस, रिकॉर्ड होता है। एग्रीकल्चरल अकाउंटिंग सीखोगे, इसकी एंट्री आती है काफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। इट्स अ नेचुरल गिफ्ट, बट एट द सेम टाइम एसेट। जिसका तबेला है उसके लिए एसेट है, वो आगे जाके उससे इनकम जनरेट करेगा। वो आज मार्केट में अगर मैं गाय का बच्चा खरीदने जाऊं तो कितने का मिलता है, वो वैल्यू असाइन होता है उस पे, उसकी अकाउंटिंग कॉस्ट पे नहीं होती, फेयर वैल्यू पे होती है। वो फाइनेंशियल इवेंट है। सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी राइट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। कोई पूछेगा नहीं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी राइट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, तो लिखने का ट्रू, बट ओनली फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। इट इज ट्रू if it is financial event and transaction. हाँ, so मैं बात कर रहा था बैलेंस शीट डेट के बाद till the date of approval of accounts, that is from 1st April till 30th June, जो भी घटना घटित होगी उसको बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। वो जो इवेंट्स है वो इवेंट्स दो टाइप की इवेंट्स होगी। ये जो पीरियड में जो भी इवेंट्स होंगे, इवेंट्स का मतलब समझा ना, परचेज ऑफ गुड्स भी एक इवेंट है, डायरेक्टर की डेथ भी एक इवेंट है, सैलरी पे करना भी इवेंट है। सो उसमें से कुछ इवेंट्स बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, उनको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। सो ये जो इवेंट्स होंगे बैलेंस शीट डेट के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, ये इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तुम बोलोगे सर डेट ऑफ अप्रूवल के बाद में भी तो कुछ इवेंट्स होते होंगे, कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स होते होंगे ना, सैलरी पेड हर महीने ही होता है ना, सैलरी पेड, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ प्रीमाइसेस, ये सारे इवेंट्स ही तो है। डेट ऑफ अप्रूवल के बाद भी तो होते होंगे, तो हम लोग उनको इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं बोलते। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट कौन से पीरियड के इवेंट्स को बोलते हैं? आफ्टर द बैलेंस शीट डेट टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ, क्या बोला मैंने? आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। अरे बैलेंस शीट डेट कभी खत्म होती है? 31 मार्च। और मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कब कर दिया कि ठीक है बन चुका है? 30th जून। सो ये पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, इसको बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। लेकिन ये जो फाइनेंशियल इवेंट्स है, मैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स की तो बात ही नहीं करता हूं, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स की बात ही नहीं करता हूं। ये जो फाइनेंशियल इवेंट्स है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट में एक एग्जांपल दिया मैंने, डेथ ऑफ अ डायरेक्टर। दूसरा नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स है अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को अपॉइंट किया तो कोई फाइनेंशियल इवेंट थोड़ी है, काम करेगा, सैलरी दूंगा, वो फाइनेंशियल इवेंट होगा। हैव यू गॉट इट? सो मैं नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कौन से इवेंट्स की बात कर रहा हूं ये पीरियड में? फाइनेंशियल इवेंट्स। नॉन फाइनेंशियल तो साइड में रखो। सो ये जो पीरियड में फाइनेंशियल इवेंट्स होगी उसको दो टाइप का इवेंट्स मानते हैं। एक बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स, क्या बोलते हैं उसको? और एक बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सो ये पीरियड में जो इवेंट्स होते हैं वो दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग इवेंट्स और दूसरा क्या होता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब वो इवेंट्स जो हुए तो है बैलेंस शीट डेट के बाद, वो फाइनेंशियल इवेंट्स जो हुए तो बैलेंस शीट डेट के बाद है, लेकिन उसको बैलेंस शीट डेट में हम लोग बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट करेंगे। बैलेंस शीट में उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। और नॉन फाइनेंशियल, नॉन एडजस्टमेंट, सॉरी नॉन फाइनेंशियल नहीं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये भी फाइनेंशियल इवेंट्स ही है, हुए बैलेंस शीट डेट के बाद है टिल द डेट ऑफ अप्रूवल। लेकिन वो बैलेंस शीट में पिछले साल की जो बैलेंस शीट है ना, 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट, उसमें एडजस्ट नहीं करेंगे, अगले साल के बुक्स में आ जाएंगे। ये इवेंट्स हुए कभी है? बैलेंस शीट अप्रैल से लेके मार्च के बीच में नहीं हुए हैं, मार्च के बाद हुए, अगले साल के, फिर भी इस साल की बैलेंस शीट में लिखे दिखाएंगे हम लोग। जो एडजस्टिंग इवेंट्स है वो 31 मार्च को हम लोग शो करेंगे। तो ये इवेंट्स दो टाइप के इवेंट्स, समझ गया क्या? अब कौन से एडजस्ट नहीं करेंगे पहले वो बता देता हूं। जो न्यू इवेंट्स होते हैं वो एडजस्ट नहीं करेंगे, जिनका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं।
तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब होते हैं न्यू इवेंट्स। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब क्या है? न्यू इवेंट्स। लाइक 4th April loss by fire, loss by theft, एनी डैमेजेस। कौन से डेट को? 4th April को आग लग गई। अपने को पहले से मालूम था कि 31 मार्च को मालूम था आग लगने वाली है, या वो चोर अपने को बोल के गया था पहले से, वो धूम वाला चोर तेरे सामने से, नजरों के सामने से निकल जाऊंगा, पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा कोई डायलॉग वायलॉग नहीं मार के गया था, चुपचाप आके लेके चला गया। तो ये न्यू इवेंट्स है, हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी, हमको नहीं मालूम था चोरी होने वाली है, ये न्यू इवेंट्स है, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको 31 मार्च ये डेट को बैलेंस शीट में एडजस्ट नहीं करेंगे, ये अगले साल के ट्रांजैक्शन। सो जो न्यू इवेंट्स होते हैं, आग लग गई हमारे यहाँ पे, जल गया सब कुछ, कौन से तारीख को? 4 तारीख को। तो पहले से थोड़ी मालूम था आग लगने वाली, कोई अनाउंसमेंट के साथ थोड़ी हमने आग लगाई है, ये 4 तारीख को आग लगाएंगे हम लोग। इट वॉज एन एक्सीडेंट, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। सो ये सारे न्यू इवेंट्स है, ये एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। 4th अप्रैल को एक कोर्ट का केस चल रहा था, पहले से कोर्ट का केस चल रहा था। 4th अप्रैल को केस हार गए, डिसीजन आ गया कोर्ट का, केस हार गए। सिर्फ 4th अप्रैल को तो फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है खाली कि तुम केस हार गए। तुम्हारे लॉयर ने तुमको पहले ही बता दिया होगा कि अपने केस में दम नहीं रहा है, बेटर जो अपने को डिमांड आया पेमेंट कर देना चाहिए। अगले हियरिंग में पूरा केस अपने अगेंस्ट है, अगले हियरिंग में जज अनाउंस कर देगा हम लोग केस हार गए और अपने को पैसा चुकाना पड़ेगा। 4 तारीख को तो खाली फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ है, केस तो पहले ही हार चुके थे। जिस दिन एग्जाम का पेपर लिखते हो उसी दिन मालूम है तुम फेल हो गए हो। रिजल्ट वाले दिन तो फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कि यू आर फेल और यू आर पास। जब पेपर लिख के क्लासरूम से बाहर निकलते हो तभी अंदर से मालूम रहता है क्या होने वाला है। रिजल्ट वाला दिन तो खाली फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, समझा क्या नहीं? तो 4 तारीख के दिन ही अचानक ऐसा कोई बिजली कड़की तूफान है और केस हार गए, ऐसा नहीं होता है कोर्ट का। कई दिन से केस चल रहा है और हमारा केस वीक हो चुका है, लीगल एडवाइजर ने हमको बता दिया था ये केस अगले हियरिंग में खाली अनाउंसमेंट हो जाएगा, अपन केस हार चुके तो 31 मार्च के दिन ही, 4 तारीख को हारने का वेट नहीं करने का, अनाउंसमेंट का वेट नहीं करने का। 31 मार्च के दिन अगर 10 लाख रुपए चुकाने का तो उसका प्रोविजन क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? प्रोविजन क्रिएट कर लो। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। हैव यू गॉट इट? एंट्री पास करो कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस। अगर किसी ने हमको हमारे पे क्लेम फॉर डैमेज किया है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस 10 लाख रुपीस। बैलेंस शीट में लायबिलिटी बना लो, पीएनएल को डेबिट कर दो। बट ये अमाउंट एस्टिमेटेड है, हो सकता है 9 लाख का ही अनाउंसमेंट हो कि यू हैव टू पे 9 लाख, हो सकता है 11 लाख का हो। तो प्रोविजन एक एस्टिमेटेड लायबिलिटी है। प्रोविजन क्या है? एस्टिमेटेड लायबिलिटी। श्योर है, लायबिलिटी श्योर है, उसका अमाउंट और टाइम श्योर नहीं। कभी अमाउंट जो हमने एस्टिमेट किया था वो कम या ज्यादा हो सकता है, या फिर हमने सोचा था कि ये 1 महीने के अंदर डिसीजन आ जाएगा, माइट इट मे टेक 2 मंथ्स। सो विद अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट, विद अनसर्टेन। सो प्रोविजन, सबसे पहले प्रोविजन को पॉइंट वाइज समझाया मैंने। देखो पॉइंट ए क्या लिखा है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय दैट इज अगर ये समझा नहीं जाए तो तुम एग्जाम में लिख भी नहीं सकते, और समझने के बाद में भी अगर तुम लोग याद नहीं करो तो भी तुम नहीं लिख सकते। तो ये 20 मार्क्स तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे एक टॉपिक प्रिपेयर करते हो ना, कोई भी टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करते हो, वैसे ये 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके 20 मार्क्स मिलेगा। लास्ट डे के रीडिंग से नहीं मिलने वाला है कि लास्ट डे पे पढ़ के चलेगा, या आगे पीछे वालों के भरोसे तुम जाना ही नहीं। सीए एग्जाम से कि सर वो तो अपना सेटिंग है, सेट कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, निकाल देंगे, डिवाल कर देंगे। सो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, श्योर लायबिलिटी है, लायबिलिटी श्योर है, लेकिन व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, दैट इज अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। एस्टिमेटेड लायबिलिटी है, लेकिन एस्टिमेशन सोच समझ के किया जाता है, कुछ भी नहीं करते हम लोग, अंदाजे से करते हैं।
प्रॉपर्ली सोच समझ के अमाउंट एस्टिमेट करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता एक्चुअल और एस्टिमेटेड। हाँ फर्क तो आएगा, बिकॉज एस्टिमेट होता है, एक्चुअल और एस्टिमेट अगर सेम आ गया तो बोलेंगे व्हाट अ कोइंसिडेंस, दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अदरवाइज फर्क तो थोड़ा बहुत तो होना ही है। तुम्हारा या तो शॉर्ट प्रोविजन होगा या एक्सेस प्रोविजन होगा। एक्सेस प्रोविजन होगा तो राइट बैक कर सकते हो, शॉर्ट होएगा तो और प्रोवाइड कर सकते हो। सो प्रोविजन का पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय, दैट इज, तुमको डिस्टिंग्विश भी पूछेंगे ना, शॉर्ट नोट्स भी पूछेंगे ना, तो ये पॉइंट पहला पॉइंट, अगर डिस्टिंग्विश भी है प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट एसेट्स का, तो ये बाजू पहला पॉइंट यही है। और सेम टर्म सेम इसी तरीके से लिखने का, कॉपी करो, पहला लिखो नंबर 1 प्रोविजंस, नंबर 1 प्रोविजंस, प्रोविजंस provisions below that, write point A, point A, provision is a liability, provision is a liability which can be measured, provision is a liability which can be measured only by using, which can be measured only by using a substantial degree of estimation. Provision is a liability which can be measured, provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation, that is uncertain time and amount, full stop। अब मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ अंडरलाइन किसको किया है, लायबिलिटी को अंडरलाइन करो। अभी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोविजन एक श्योर लायबिलिटी है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी है, बट लायबिलिटी श्योर है। पर लायबिलिटी क्या होती है, तो अब लायबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। वी हैव टू डिफाइन अ लायबिलिटी। सी लायबिलिटी होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्या होता है लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, अराइजिंग फ्रॉम व्हिच रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसका मतलब समझाता हूं। मैंने 31 मार्च को बैलेंस शीट में लिखा है क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में क्या लिखा है 31 मार्च को, क्रेडिटर्स 10,000 का। तो क्रेडिटर सबको मालूम है लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी वो प्रूव होती है इसलिए लायबिलिटी है। अगर वो लायबिलिटी का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करे तो मैं बैलेंस शीट में लिखूं नहीं, बैलेंस शीट में कोई भी आइटम को नहीं लिखते। अभी तक तो अपने को याद है क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज, लोन टेकन लायबिलिटीज, बट ये सारे डेफिनेशंस सेटिस्फाई करके आए हुए हैं। लायबिलिटी किसको बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो बोलो क्रेडिटर्स मेरा ऑब्लिगेशन है या नहीं, पैसा चुकाना है कि नहीं चुकाना है, अपने को पे करना है कि नहीं पे करना है। हाँ, ऑब्लिगेशन टू पे मनी। सो ये एक ऑब्लिगेशन है। कौन से डेट की बात हो रही है, ये ऑब्लिगेशन कौन से डेट को होना चाहिए, 31 मार्च। मैं कोई भी डेट की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा ये पूरा डिस्कशन 31 मार्च का चल रहा है। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इट्सेल्फ ऑब्लिगेशन टू पे एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट ये है, मैंने 1 मार्च को बिगिनिंग ऑफ द मंथ को, मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ को गुड्स परचेज किया था। अगर मैंने गुड्स कैश में खरीद लिया होता तो ये ऑब्लिगेशन नहीं आता था, लेकिन मैंने गुड्स कैसे परचेज किया था, ऑन क्रेडिट। ऑन 1 मार्च मैंने लोन ले लिया है, तो 31 मार्च के दिन लोन पेएबल होएगा ना, वो ऑब्लिगेशन है, लोन लिया हुआ है, लोन चुकाना है मेरे को एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अरे उधार में ले लिया, ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, लोन ले लिया ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, चुकाना है अपने को एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, एंड विच विल रिजल्ट इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। फ्यूचर में जब हम लोग पे करेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेएबल, जो भी है, टू कैश बैंक। So which results in a future outflow of resources, assets को resource बोलते हैं, which results in future outflow of resources embedding economic benefits। अरे जब कैश जाएगा मेरे पास से, तो कैश मेरे पास रहता तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को मिलता था, किसी और के पास जाएगा तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी तो पास ऑन होएगा, अटैच विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स।
तो लायबिलिटी वो होती है जो बैलेंस शीट डेट के दिन हमारा ऑब्लिगेशन होता है, पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट से वो अराइज होती है और उसको सेटल करने के लिए अपने को आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लगता है. देयर इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग विद इकोनॉमिक बेनिफिट्स. सो देखो लायबिलिटी एक बार रीड करोगे क्या लिखा है. लायबिलिटी इज अ समझाया नहीं रहता तो तुम रट्टा भी नहीं मार सकते, तुमको याद ही नहीं रहता अगर नहीं समझा रहेगा. तो पहला पॉइंट क्या समझा है. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन दैट इज विद अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट. फिर क्या समझाया है. लायबिलिटी मींस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट एंड व्हिच रिजल्ट्स इनटू फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स. लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया है. हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मस्ट बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नॉट फ्यूचर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन अपना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए. करो कहो. फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है. 2 मिनट सुन लो. फ्यूचर ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि ऐसा है कि हमारी फैक्ट्री है और हम केमिकल वेस्ट बाजू में एक रिवर है उसमें डंप करते हैं. जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वो अपना वेस्ट कहीं ना कहीं तो डंप करते ही है. तो हम हमारा केमिकल वेस्ट बाजू में एक रिवर है वहां पे डंप करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा केमिकल वेस्ट है ना वो रिवर के वाटर क्वालिटी को खराब नहीं करेगा, कंटेमिनेट नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली कर रहा है. और पिछले 20 साल से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं. अभी हमारे पे एक पीआईएल फाइल हुआ है, पब्लिक लिटिगेशन जो होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. एक केस फाइल किया है किसी ने कि बिकॉज ऑफ दिस कंपनी ये पूरा वाटर कंटेमिनेट हो चुका है और ये यूजेबल वाटर नहीं है. तो हमारे पे केस फाइल हो गया. अच्छा, हम लोग ने हमको अपने आप को डिफेंड करते हुए कोर्ट में हम लोग ने हमारे तरफ से ये बोला है कि हम पिछले 20 साल से केमिकल वेस्ट ये रिवर में हम लोग डंप कर रहे हैं एंड एज पर द गिवन स्टैंडर्ड्स. हमारा जो वेस्ट है वो गिवन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही है. हम वाटर को कंटेमिनेट नहीं करते, आप चेक कर लो. अब गिवन स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कि क्या लेवल का तुम्हारा केमिकल वेस्ट है. तो हम लोग ने वो फॉलो किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया. अब उसके लिए कमेटी अपॉइंट की है गवर्नमेंट ने. वो कमेटी सर्वे करेगी, अपनी रिसर्च करेगी, फाइंडिंग्स जो आएगा उसके बाद अगर हम वाटर को एक्चुअली कंटेमिनेट कर रहे हैं तो फाइन्स और पेनल्टीज लगेगी. बराबर ना. तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द report of the committee. If it is not in our favor then we have to pay. तो ये आज का ऑब्लिगेशन थोड़ी हुआ. 31 मार्च को अगर मेरे अगेंस्ट ये केस फाइल हुआ है तो ये मेरा कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं. वो लोगों की रिपोर्ट आने के बाद ऑब्लिगेशन आएगा. अगर रिपोर्ट मेरे अगेंस्ट आई तो जाके मेरे को फाइन्स पेनल्टीज वगैरह देनी पड़ेगी. हैव यू गॉट इट. सो फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. उधार में गुड्स ले लिया है, मैं बोलता हूं मैंने उधार में गुड्स लिया है 20 लाख का और 10 लाख का गुड्स हो गए तो मैं 20 लाख चुकाऊंगा. ऐसा थोड़ी है. तो मैंने जितने का गुड्स लिया मेरे को उसका ऑब्लिगेशन है, चुकाना ही है. कोई मैं कंडीशन नहीं डाल रहा हूं कि फ्यूचर में ये होगा तो मैं पैसा चुकाऊंगा, तो मेरी ऑब्लिगेशन है, नहीं तो मैं मजे से खा के बैठा हूं तुम्हारा गुड्स. तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. So look, a liability is a present obligation. A liability is a present obligation. A liability is a present obligation arising from. A liability is a present obligation arising from past obligating events. Arising from past obligating events. Past obligating events, which results in an outflow of क्या लिखा है. which results in an outflow of resources carrying economic benefits. बट अंडरलाइन करोगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अंडरलाइन करोगे और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब भी मैंने बता दिया है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो होता है जो
अनअवॉइडेबल होता है, श्योर होता है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, पेमेंट श्योर है, पेमेंट श्योर है, इसलिए तो हम लोग उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट एन ऑब्लिगेशन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इफ इट इज प्रोबेबल। ये वर्डिंग्स देखो, वर्डिंग्स पकड़ते जा। पहले लायबिलिटी को समझाया, पहले तो प्रोविजन क्या होता है वो समझाया, फिर लायबिलिटी को समझाया। लायबिलिटी में क्या समझाया अपन लोग ने? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब बोलते हैं? जब वो प्रोबेबल है। क्या है वो? अरे प्रोबेबल है। अगर नॉट प्रोबेबल है तो वो ऑब्लिगेशन नहीं होता। नॉट प्रोबेबल का मतलब है देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है, तो फिर वो प्रोविजन नहीं क्रिएट होता है, फिर उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट होती है। सो लायबिलिटी तभी बोलते हैं जब ऑब्लिगेशन इज प्रोबेबल। का मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट, नहीं होने से ज्यादा चांसेस होने का है। इन शॉर्ट अगर परसेंटेज वाइज बोलूं तो मोर देन 50% चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ लायबिलिटी, मोर देन 50% चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबल। सो ऑब्लिगेशन अपना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तभी होगा जब वो प्रोबेबल होगा। अगर नॉट प्रोबेबल है तो फिर ये डेफिनेशन से निकल गया, फिर वो लायबिलिटी नहीं है, फिर वो कंटीजेंट लायबिलिटी। द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी यही है। प्रोविजन में लायबिलिटी इज प्रोबेबल एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में इट इज नॉट प्रोबेबल। तुम्हारे एग्जाम हो गए, मैं तुमको पूछूंगा कैसा गया, पास हो गए तो तुम बोलोगे यस प्रोबेबली आई पास, प्रोबेबली आई पास में सब कॉन्फिडेंस इज यस। सीए एग्जाम से आई एम नॉट श्योर बट प्रोबेबली मींस मोर देन 50% चांसेस आई विल पास। और एक स्टूडेंट को पूछा मैंने कैसा गया पेपर, हंस दिया मतलब समझ लो डब्बा गोल है। तो फिर भी मैंने पूछा मतलब क्या होएगा, मतलब इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है, इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है, पास करेगा तो होएगा नहीं तो नहीं होएगा। मतलब 50-50 से भी नीचे ही है, 50-50 भी नहीं। अभी गॉट इट। सो कंटीजेंट है, उसका पास होना ही कंटीजेंट है, हो गया तो नसीब। देखो राइट ऑन पॉइंट नंबर सी, an obligation is a present obligation. An obligation is a present obligation. An obligation is a present obligation if an obligation is a present obligation if based on evidence available on balance sheet date, if based on evidence available on the balance sheet date, if based on evidence available on balance sheet date its existence is considered as probable, is considered as probable. Full stop. लेकिन आप किसको अंडरलाइन किया? अब हमने अंडरलाइन कर लिया प्रोबेबल को। देखो अपने 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहला पॉइंट प्रोविजन, क्या लिखा पॉइंट नंबर ए में? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय यूजिंग अ दैट इज अनसर्टेन टाइम एंड अमाउंट। फिर पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा? लायबिलिटी को समझाने का, अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ऑब्लिगेशन which results in an outflow of resources carrying economic benefits. Point number C. An obligation is a present obligation based on evidence available on balance sheet date. ऑन द बैलेंस शीट डेट जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी अराइज होगी। आगे अंडरलाइन किसको किया है? प्रोबेबल। हाँ, सो प्रोबेबल का मतलब ये होता है मोर देन 50% चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ लायबिलिटी, more than 50% chances of occurrence of liability. If it is up to 50% or less than 50%, then it is contingent liability. Then it is what? मैं तुमको 3% देता हूँ, कोई लॉस होने का चांसेस या कोई लायबिलिटी अराइज होने का चांसेस 0 से लेके 5% तक है तो उसको बोलते हैं रिमोट केस। क्या बोलते हैं उसको? बिजनेस कर रहे हो ना तो 5% को तो रिस्क मान के चलना ही नहीं चाहिए, 5% को रिस्क मान के नहीं चलना चाहिए। स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं होमवर्क नहीं करके आते, उनको मालूम है अपन होमवर्क किया ही नहीं। उसके बाजू में एक स्टूडियस बच्चा बैठा हुआ है, बोले होमवर्क किया क्या? बोला नहीं किया। ये डर गया, बोले मैंने भी नहीं किया। तो वो हलकर समझाते, बोले क्या होगा, जाते जाते एक थप्पड़ ही तो मारेगा, खत्म। बोले नहीं किया तो डरने का क्या?
तो थोड़े से नुकसान से डरने का नहीं। हैव यू गॉट इट? वो घबराया हुआ है, बोला क्या होएगा मेरे साथ, बोला कुछ नहीं होएगा। तो बिजनेस करते हो तो 5% को कोई रिस्क मानता है तो बिजनेस ही मत करो, फिर नौकरी करो। 5% को कोई रिस्क मानता है क्या? कुछ नहीं होएगा, 5% नुकसान हो सकता है। सो 0 से लेके 5% को क्या बोलते हैं? रिमोट। 5% से लेके 50% को बोलते हैं हम लोग नहीं, उसको नाम देते हैं हम लोग मॉडरेट केस। पहला रिमोट केस, 5% से ज्यादा अप टू 50% को बोलते हैं मॉडरेट केस, और एक होता है मोर देन 50%। जब मोर देन 50% होता है तो उसको बोला जाता है प्रोबेबल। क्या बोला जाता है उसको? और 0 से लेके 5% तक तो रिमोट, नो इफेक्ट, कुछ लिखने का ही नहीं, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देने का, बुक्स में रिकॉर्डिंग ही नहीं होना चाहिए उसका, तो रिमोट केस। 5 से लेके 50% तक अगर हुआ तो उसको बोलते हैं नॉट प्रोबेबल। और कंटीजेंट लायबिलिटी की नोट लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट के नीचे। बैलेंस शीट के नीचे जो नोट्स लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्लोजर बोलते हैं। और मोर देन 50% होगा तो रिकॉग्निशन। हम उसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हैं जब एंट्री पास करके एसेट और लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी या इक्विटी। इक्विटी मींस कैपिटल। अगर हम लोग कोई चीज को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी और इक्विटी, तो बोला जाता है रिकॉग्निशन। जब एंट्रीज पास करके रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन अगर खाली नोट्स में लिखते तो क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर। सो बात हो रही है प्रोबेबल की, जरा रीड करो क्या लिखा है। प्रोबेबल मींस more than 50% chances of occurrence of liability. as per AS 29 more likely than not, मतलब नहीं होने से ज्यादा होने का चांसेस। अभी क्या अपन क्या है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो अपन लोग इंग्लिश भी हिंदी की तरह बोलते हैं। बोलो मत छोड़ के पकड़। मोर लाइकली देन नॉट, नहीं होने से ज्यादा चांसेस होने का। बट यूएस गैप्स में वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ही लिखते हैं। यूएस गैप्स में बोलते हैं लाइकली टू अकर। वही चीज को उन लोगों ने कितना सिंपल बोला है, लाइकली टू अकर। The moment you feel that the liability is going to occur, likely to occur, it is probable. और अपन बोलते हैं more likely than not, नहीं होने से ज्यादा चांसेस होने का। चलो लिख लो probable. Probable means more than 50% chances of occurrence. Probable means more than 50% chances of occurrence of liability, full stop. More than 50% chances of occurrence of liability, more than 50% chances of occurrence of liability as per accounting standard 29. When I say AS means accounting standard AS 29, more likely than not. And as per US gaps, generally accepted accounting principles, gaps का मतलब होता है generally accepted accounting principles. As per US gaps, likely to occur. As per US gaps, likely to occur. Likely to occur. Done? हो गया? सो देख लो अभी अपन लोग कहां तक पहुंच गए। हम लोग कितने पॉइंट्स कर लिए? डी तक कर लिया। जरा एक बार रीड करना पड़ेगा। प्रोविजन इज अ liability which can be measured only by using a substantial degree of, that is uncertain time and amount, or liability is a present obligation arising from past obligating events which results in an outflow of resources carrying. Number C, an obligation is a present obligation if based on evidence available on its existence is considered as probable, and probable means more than 50% chances of occurrence of as per AS 29. As per US gaps, likely to occur AS 20. Sorry, अगर प्रोविजन पे नोट आया तो ये का ये छाप देना एज इट इज। बुक में कुछ भी दिया रहेगा, तुम ये ले तो मार्क्स मिलेगा। अब देखो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होते हैं जो कि लायबिलिटी नहीं है।
एज पर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी वो लायबिलिटी नहीं है, तो वो प्रोविजंस को हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जगह नहीं देते। तुमको मालूम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस फ्रॉम एसेट दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या पेएबल है क्या? किसी को पे करना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अरे अपना पैसा डूब रहा है, किसी को चुकाना थोड़ी है अपने को। So there are certain provisions which are not liabilities as per the definition of liability, because liability तो obligation होता है, obligation to pay as per past obligating event which results into outflow of resources, चुकाना पड़ता है। लेकिन provision for depreciation कोई past obligating event थोड़ी है। एसेट खरीदा था तो क्या obligating event हो गया? एसेट खरीद लिया मैंने तो, फिर उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं, यूज करने का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। फ्यूचर में किसी को पे थोड़ी करना है मेरे को। डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सारा मेरा पैसा डूबने वाला है, उसके लिए मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं। सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर नॉट लायबिलिटीज एज पर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, सो दे आर नॉट शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सच प्रोविजंस आर शोन एज लेस फ्रॉम एसेट। डेटर से लेस आरडीडी दिखाते हैं ना, गलत ट्रीटमेंट है डेटर्स एसेट में और आरडीडी लायबिलिटी में। अगर कोई लिख रहा है ज्यादा होशियारी मारने के लिए कि आरडीडी तो क्रेडिट है, क्यों लेस लिखा, ये साइड लिखने का, तो उसको गधे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आता। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटीज में लिखा है, लेस फ्रॉम एसेट नहीं लिखा है, बोला क्रेडिट बैलेंस है, क्यों बैलेंस शीट में एसेट्स में लेस लिखने का, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 नहीं मालूम है। ये लायबिलिटी का डेफिनेशन जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग वही आइटम्स को लिखते हैं जो एक्चुअली लायबिलिटीज है एज पर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर ई में, प्रोविजंस व्हिच आर एडजस्टेड अगेंस्ट एसेट्स and are not covered in this standard. Example, provision for depreciation, provision for हाँ, so AS 29 जब हम डिस्कशन करें ना प्रोविजंस, कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटीज, उसमें वो वाले प्रोविजंस नहीं है जो लेस फ्रॉम एसेट्स होते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटीज नहीं होते हैं, इसलिए उनको शो किया जाता है लेस फ्रॉम एसेट। ये एक रीजन है तुम्हारे लिए। कोई पूछेगा आरडीडी से, आरडीडी को बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस क्यों करते हैं? क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं, सर उसका तो क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी में क्यों नहीं शो करते? बिकॉज़ ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, वो लायबिलिटी का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी तो सर क्रेडिट ही है, डेप्रिसिएशन टू पीएफटी, वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो पेएबल नहीं है, वो लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे प्रोविजंस जो कि लायबिलिटीज नहीं होते, उनको कैसे शो किया जाता है? लेस फ्रॉम एसेट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है। हैव यू गॉट इट? चलो कॉपी करो। हम लोग प्रोविजंस कंप्लीट करने आगे, बस इसके नीचे समराइज कर देंगे तो प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा। समराइज करके बताता हूं जो अभी तक अपन ने टोटल 5 पॉइंट में सीखा।
ये उसकी समरी है। पहला पॉइंट है में क्या लिखा है? हाँ, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। दूसरा क्या लिखा है? लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, इट्स नॉट अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। नंबर सी क्या लिखा है? जब सेटलमेंट करते हैं तो अपना पैसा जलता है, या तो कैश देते हैं या दूसरा कोई एसेट देते हैं हम लोग, एंड इट रिजल्ट्स इनटू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कैरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वो एसेट हमारे पास रहता, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमको मिलता। उसके बाद क्या लिखा है डी में? इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया ना। लायबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ऑब्लिगेटिंग इवेंट। एंड वो प्रोबेबल को समझाने की कोशिश की है मैंने। देयर इज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव सेटलमेंट ऑफ दैट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब तुम्हारे पास कोई बचने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, वो श्योर होना चाहिए लगेगा ही पैसा। जैसे मैं आफ्टर सेल सर्विस देता हूँ कि मेरा गुड्स अगर मैं बेचने के बाद 1 महीने में अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो मेरे पास लेके आओ, मैं रिपेयर करके दूंगा, मेरे पैसे से खर्चे से उसका रिपेयर करके दूंगा। और अगर रिपेयरेबल नहीं है तो नया दूंगा। वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, मैं वारंटी दे रहा हूं मेरे गुड्स की। अब तुमने मेरे से गुड्स खरीदा 28 मार्च को, कौन से डेट को? 28 मार्च का जो 1 महीना कंप्लीट होएगा वो 27 अप्रैल को हो जाएगा, बराबर ना? तो 1 महीना जो कंप्लीट होने वाला है वो अगले साल में होने वाला है। अब मैंने टोटल 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा है। 28 मार्च के दिन कितने का गुड्स सेल किया? 1 लाख। अब 1 लाख का गुड्स बेचा है और साथ में मैंने वारंटी दी है कि अगर गुड्स डिफेक्टिव निकला 1 महीने के अंदर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो लेके आना, पहला 1 महीना कंपनी अपने खर्चे से रिपेयर करके दे, और अगर रिपेयर नहीं पॉसिबल है तो रिप्लेस करके दे। अब कस्टमर गुड्स ले गए 28 के बाद 29, 30, 31 मार्च, 31 मार्च को ईयर एंड होता है ना? तो अब ईयर एंड के दिन मेरे को एक प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन कि कोई कस्टमर अगर आ गया तो तुम बोलोगे सर वो तो अभी 3 दिन तो आया नहीं है, तो अगले साल ही आएगा। अरे अगले साल आएगा, लेकिन इनकम ये साल की ना, सेल की इनकम ये साल की, तो सामने प्रोविजन क्रिएट कर लो। अगर कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस पे खर्चा करना पड़ा ना तो खर्चा भी ये साल का ही। अगर इनकम ये साल कमाई है तो खर्चा अगले साल नहीं दिखा सकते, खर्चा भी ये साल। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। सो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए में कितना गुड्स खराब निकलेगा उसके लिए एस्टिमेट करो। यही तो बोला है, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी बेस्ड ऑन सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। अब एस्टिमेट करो। एस्टिमेट शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट। हाउ टू एस्टिमेट? तुम पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चेक करो। पुराने सालों में जब तुमने गुड्स बेचा था तो कितना % गुड्स डिफेक्टिव निकला था तुम्हारा? तो तुमने जाके चेक किया तो मालूम पड़ा 1%। कितना %? 1%। तो ऑन एन एवरेज 1%, कभी 1.5 हो गया, कभी 0.5 हो गया, कभी 1 हो गया। ऑन एन एवरेज 1% गुड्स डिफेक्टिव निकलता है। तो हमने 1 लाख का 1%, 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। एंट्री पास कर ली, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या प्रोविजन फॉर वारंटी। लेकिन अभी कोई कस्टमर अगर आ गया 1 महीने के अंदर अंदर आ गया तो मैं उसको ये बोलूंगा नहीं मेरा कुछ नहीं, वो बोलेगा बिल है। मैं ना बोलूंगा, जाएगा कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, केस करेगा, फिर कोर्ट मेरे को ऑर्डर करेगा, बोला करो रिपेयर, एनफोर्स इट। Have you got it? So it is unavoidable. It is unavoidable. Unavoidable. So तुम्हारी लायबिलिटी में तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने ट्रक परचेस किया, मैंने एक ऑटो रिक्शा परचेस किया, ट्रांसपोर्ट व्हीकल परचेस किया। बेसिकली ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हर 3 साल के बाद आरटीओ पासिंग करवानी पड़ती है। तुम आरटीओ में जाते हो, आरटीओ वाले तुम्हारे व्हीकल को टेस्ट करते हैं और फिर तुमको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं that your vehicle is still road worthy, you can use it for earning money। तो आरटीओ पासिंग का पैसा लगता है, और ये कभी लगता है 3 साल के बाद आता है। ऑटो आज खरीदा ना, 3 साल के बाद मेरे को आरटीओ पासिंग करवानी पड़ेगी, आरटीओ टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसमें खर्चा आने वाला है। तो ये फ्यूचर का कोई भी लॉस या फ्यूचर का कोई भी एक्सपेंसेस, उसके लिए प्रोविजन होता है। प्रोविजन किया जाता है फ्यूचर में होने वाले कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस के। अब ये एक्सपेंसेस कितने साल के बाद होएगा? 3 साल के बाद।
तो जिस दिन मैंने ऑटो परचेज किया उस दिन मैं प्रोविजन करूं या नहीं करूं, तो उस पे अपना पॉइंट नंबर डी है कि अगर मेरे पास बचाने का कोई चांस है, मेरे पास कोई ऑल्टरनेट है ये एक्सपेंस को अवॉइड करने का, तो मैं प्रोविजन क्रिएट नहीं करूंगा। मेरे पास चांस है, मैं 2.5 साल के बाद ऑटो बेच दूं और मैंने सिस्टम बना लिया ऑटो परचेज करो 2.5 साल के बाद बेच दो, समझा क्या नहीं? तो ये आरटीओ पासिंग का खर्चा मेरे पे आने वाला है कि जो नया बायर है उस पे आएगा? नए बायर पे आएगा, तो मैं तो ये एक्सपेंसेस अवॉइड कर सकता हूँ। तुम बोलोगे सर नहीं बेचा, तो अरे बात बेचने नहीं बेचने की नहीं हो रही, बात ये कि अवॉइडेबल है क्या नहीं है। If it is avoidable, then don't create the provision. तो इन्होंने यही बोला हुआ है, liability is a result of obligating event and there is no realistic alternate settlement of that obligating event. बचाने का कोई chances नहीं होना चाहिए. There should not be any chances of avoiding it. If you have any way, तुम्हारे पास कोई भी अगर तरीका है उसको बचाने का, वो एक्सपेंसेस को अवॉइड किया जा सकता है, then don't create the provision. चलो लिखो, characteristics of provisions can be summarized as such. With this provision is done, फिर contingent liabilities और contingent assets, 2 points और है। प्रोविजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है बैलेंस शीट में, और कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज को डिस्क्लोज किया जाता है। और कंटिंजेंट एसेट्स को तो कुछ भी नहीं किया जाता है, ना डिस्क्लोज ना रिकॉग्नाइज। So we completed provision, हमने प्रोविजन को कंप्लीट कर लिया है। बोलो, प्रोविजन का डिस्क्लोजर होता है क्या रिकॉग्निशन होता है? डिस्क्लोजर किसको बोलते हैं? तो प्रोविजन को नोट्स में लिखते हैं कि एंट्री पास करते हैं? हाँ, तो फिर डिस्क्लोजर कैसे बोलते हैं? प्रोविजन का डिस्क्लोजर होता है कि रिकॉग्निशन होता है? रिकॉग्निशन होता है। ये अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं।
P&L account debit to provision for. Always it is recognized in financial statements. ठीक है ना? So ये एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है. पहले बहुत बार रीड करने का, कभी भी डायरेक्टली ऐसा बाय हार्ट करने की ट्राई नहीं करने का. पहले ही दिन अपने को बाय हार्ट नहीं करने का रहता. पहले बहुत बार रीड करना होता है, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 50 बार, फिर याद हो जाता है. फिर बाद में याद ही नहीं करना पड़ता, फिर याद हो जाता है. By reading you should remember. इतने बार रीड कर लो कि वो याद हो जाता है. Your unconscious mind is recording everything. तुम्हारा माइंड है ना, अनकॉन्शियस नहीं रहता, वो सबकॉन्शियस रहता है. जब तुम कोई चीज को बार बार पढ़ते हो ना, तो बराबर उसको फिट कर लेता है कि ये इंपॉर्टेंट है. बाद में जब तुमको चाहिए ना, वो बराबर आता है बात. सो बाय रीडिंग हैबिट यू शुड रिमेम्बर. वो रट्टा नहीं, वो बाय हार्ट करने की जरूरत ही नहीं. बार बार रीड करो ना, बार बार रीड करो. विदाउट द फियर हम भूल जाएंगे. गाना पूरा याद रह जाता है. मालूम है, जब अपन कोई मूवी का गाना सुनते हैं ना, बहुत लंबा तक याद रह जाता है, क्योंकि डर नहीं, वी एंजॉय लीजर. मजा आता है तो याद रह जाता है. सो दैट वे यू शुड एंजॉय व्हाइल रीडिंग. कि हमको एक नया चीज मालूम पड़ा है कि प्रोविजन क्या होती है. प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, और वो कौन सी लायबिलिटी है? विद सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. कभी टाइम सर्टेन नहीं है, कभी अमाउंट सर्टेन नहीं है. लेकिन लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है जो पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट से अराइज होता है, और उसको सेटल करने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेके जाते हैं. लेकिन प्रोबेबल किसको बोलते हैं? ऑब्लिगेटेड. उसको प्रोविजन क्या है उसके लिए? वो क्या बोला? लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसको बोलते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसको बोलते हैं जो कि प्रोबेबल है. प्रोबेबल का मतलब है मोर देन 50% चांसेस ऑफ अकरेंस. इफ इट इज लेस देन 0 to 5%, less than 5%, it is remote. 5 to 50%, then it is not probable. बराबर. और probable कब होगा? जब more than 50% chances. फिर उसके बाद में अपन लोग ने अगला क्या लिखा है? उसके बाद में क्या लिखा है? वो प्रोविजंस. अरे वो प्रोविजंस जो लायबिलिटीज नहीं है एज पर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, जो हम लोग लेस फ्रॉम एसेट्स लिखते हैं, उस पे ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं. सो नेक्स्ट क्या आ गया अभी? Number 2, give the heading. Number 2, contingent liabilities. Contingent liability में बस इतना ही फर्क है कि ये प्रोबेबल नहीं है. प्रोबेबल नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कंटिंजेंट लायबिलिटी. लेकिन अब अपने को इसको अकाउंटिंग टर्म से सीखना पड़ेगा. You have to learn through accounting terms. Contingent liability. कंटिंजेंट लायबिलिटी का रिकॉग्निशन नहीं होता, डिस्क्लोजर होता है. क्या होता है? डिस्क्लोजर. तुमको एक केस स्टडी बताता हूं इसका. 15 नवंबर 2023. क्या डेट बोली मैंने? 15 नवंबर 2023. एक शादी में 6 लोगों की डेथ हो गई वहां का खाना खा के. कुछ लोग शादी में गए थे बारात में, वहां पे खाना खाया और 6 लोगों की डेथ हो गई. बाद में चेक करके पता चला कुकिंग ऑयल वाज फॉल्टी. फॉल्ट किस में था? कुकिंग ऑयल, फूड कुकिंग ऑयल. तो केस किया गया कुकिंग ऑयल कंपनी पे. 50 करोड़ का क्लेम किया. क्लेम फॉर डैमेजेस 50 करोड़. कौन से डेट को ये हुआ था इवेंट? हाँ, दिस इवेंट टुक प्लेस ऑन 15 नवंबर 2023. अब जो कंपनी पे केस हुआ ना, 31 मार्च 24 ईयर एंड होगा ना, 15 नवंबर 23, तो वो ईयर एंड कभी होगा? 31 मार्च 24. फाइनल अकाउंट्स बनाते समय ये कंपनी ने अपने लीगल एडवाइजर को पूछा, क्या लगता है केस में? केस हारेंगे क्या जीतेंगे? ईशा मोबाइल साइड में, नहीं तो मैं ले लूंगा साइड में. हाँ, सो लीगल केस है. अभी अपने पे लीगल केस हुआ है, तो अपना क्या पॉसिबिलिटी है? हम लोग केस हारेंगे क्या जीतेंगे? लीगल एडवाइजर बोलता है अरे कुछ नहीं होने वाला है, 2 हियरिंग में फ्री हो जाएंगे, कुछ नहीं. फिर भी 50 करोड़ का क्लेम किया है, तो वो लेस देन 5% वाला केस तो नहीं. तो हमने बैलेंस शीट के नीचे नोट लिखा, क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ₹50 crores, lakhs नहीं crores, for 50 crores not acknowledged as liability. Claim for damages of ₹50 crores not acknowledged as liability since the decision is pending in court of law. Decision pending है court of law में, क्योंकि जब भी
हम कंटीजेंट लायबिलिटी का नोट लिखते हैं तो उसमें 3 चीज आनी चाहिए। पहले सबसे पहला नंबर 1 होना चाहिए अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट, फिर नेचर ऑफ लायबिलिटी एंड नेचर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी लॉस्ट कितना है? 50 करोड़। हार गए तो 50 करोड़ देना पड़ेगा। दूसरा नेचर ऑफ लॉस क्या है? क्लेम फॉर डैमेजेस। और अनसर्टेनिटी क्या है? डिसीजन ऑफ कोर्ट। मेरे फेवर में आ गया तो नहीं देना पड़ेगा, मेरे फेवर में नहीं आया तो देना पड़ेगा। ये नोट में अपनी 3 चीजें आनी चाहिए, 3 एलिमेंट दिखना चाहिए नोट्स। सो हमने 31 मार्च 24 को एज पर लीगल एडवाइजर्स ओपिनियन हमने उसको कंटीजेंट लायबिलिटी ट्रीट कर लिया। फिर एक साल और निकला, 31 मार्च 24 के बाद आया 31 मार्च 25। फिर से लीगल एडवाइजर को पूछा जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी कंपनी कि भाई अभी क्या पोजीशन है, तो लीगल एडवाइजर बोलता है कि ऐसा ही एक और केस सुप्रीम कोर्ट में था और वहां पे कंपनी हार गई केस। कंपनी को जो क्लेम किया था वो पैसा भी देना पड़ा और दोनों डायरेक्टर, कंपनी के 2 डायरेक्टर जेल में। समझा क्या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के वो जो केस का जजमेंट आया उसका बेनिफिट ये लोग लेंगे। तो हम बोलते सीधा सीधा बोलना, क्या बोलना चाहता है? मतलब कुछ नहीं, ये लायबिलिटी आदेश हुई। सो पहले वो क्या था? नॉट प्रोबेबल था। क्या था वो? 31 मार्च 24 को ये नॉट प्रोबेबल था क्योंकि चांसेस ऑफ अकरेंस, वो बोला अरे कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा मतलब 50% या 50% से लेस, अप टू 50% चांसेस ही था। लेकिन आप वो बोलता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे केस में ऐसा ही सिमिलर केस में जजमेंट आया है तो उसका बेनिफिट ये लोग लेंगे। एग्जैक्टली सेम टू सेम सिचुएशन अपनी। सो नाउ इट हैज बिकम प्रोबेबल मींस मोर लाइकली देन नॉट। नहीं होने से ज्यादा चांसेस होने का है, चुकाना पड़ेगा। तो अब ये बन गया प्रोबेबल। अब प्रोबेबल बन गया तो प्रोविजन क्रिएट करो। पहले साल में क्या किया था? कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर दिया था। अब रिकॉग्नाइज इट एज अ लायबिलिटी, P&L account debit to provision for damages 50 crores. Have you got it? Yes. So देखो क्या लिखा पॉइंट नंबर A, as per AS 29 contingent liability is a, वहां पे क्या बोला था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोला था। यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसी को बोलते हैं ना पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट arises from past events and existence of obligation confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not only within the, ये लिखना पड़ेगा। ये एकदम प्रॉपर डेफिनेशन है, ये अपने वर्ड्स में नहीं चलेगा, यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है? एज पर AS 29 कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ दैट arises from confirmed only by occurrence or non-occurrence of। अब कोर्ट का डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दैट्स नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसके वजह से मेरे फेवर में आ भी जाए, नहीं भी आ जाए, लेकिन जो भी फ्यूचर की सिचुएशन बनेगी मेरे फेवर में आने की या नहीं आने की मेरे कंट्रोल में नहीं। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। ये डेफिनेशन है। सेम टर्म्स लिखोगे, सेम टू सेम बाय हार्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखने का आपने। अच्छा, फिर अंडरलाइन किसको किया अपन ने? अरे पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नॉट प्रोबेबल। द डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन है, प्रोविजन प्रोबेबल होता है और ये नॉट प्रोबेबल, मतलब अप टू 50% चांसेस ऑफ अकरेंस। तो देखो क्या लिखा है? एन ऑब्लिगेशन is a possible obligation if based on evidence available और समझाया भी है। It must be noted that for contingent liability the existence of possible obligation should be not probable, whereas for provision it should be, or provision since recognition criteria is met तो कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे ऐसा फुटनोट डिस्क्लोज होता है और प्रोविजन के लिए एंट्री पास करते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट किया उसने। ठीक है ना? चलो ये फटाफट पहला पॉइंट है। मैं मॉड्यूल भी रिफर कराऊंगा तुम लोगों को। मॉड्यूल रिफर करने से तुमको बेनिफिट होगा, पता चलेगा ये टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
हो गया? Point number B. An obligation is a possible obligation. An obligation is a possible obligation. An obligation is a possible obligation if based on evidence available. An obligation is a possible obligation. Is a possible obligation if based on evidence available. If based on evidence available, its existence on the balance sheet date is considered. An obligation is a possible obligation if based on evidence available, its existence on the balance sheet date is considered as not probable. Is considered as not probable. Is considered as not probable. I'll give holidays only on 2 days, 31st and 1st. बस और कुछ मांगना नहीं, छुट्टी उठी 2 ही दिन रहेगा। चलो हो गया क्या लिख के? क्या लिखा है एक बार वापस से रीड कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It must be noted that for contingent liability the existence of possible obligation should not be probable. whereas for provision it should be probable. All provisions since recognition criteria is met, Journal entries pass, but for contingent liability recognition criteria is not met, so would not below the balance sheet disclosed. टाइम टेबल में VC6 निकल जाएगा, VC7 चलेगा और एक फास्ट ट्रैक आ जाएगा। VC6 का तो खाली वो मॉक टेस्ट होएगा अभी, सो उनका खाली मॉक टेस्ट का टाइम टेबल आ जाएगा, VC7 एंड फास्ट ट्रैक। सो VC7 का टाइम टेबल फॉलो करने का और फास्ट ट्रैक आएगा जिसमें एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस होते रहेंगे। और इस बार मैं सोच रहा हूँ पार्टनरशिप के पीछे पढ़ने का, क्योंकि एग्जाम में पार्टनरशिप डिफिकल्ट जाता है लोगों को, बाकी तो सब हो जाता है मैनेज, पार्टनरशिप कितना भी करा दो डिफिकल्ट जाता है, तो पार्टनरशिप का तमाशा कर देंगे। इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू।
जैसे कोई भी टॉपिक सॉल्व करने का मेथड होता है ना, स्टेप्स होता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो अपन हमेशा कोई भी टॉपिक सॉल्व करते तो मेथड्स फॉलो करते हैं। जैसे भी इसमें भी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनेगा, सरप्लस कैपिटल कैसे बनेगा, एक मेथोडोलॉजी होती है। वैसे थियरीज पढ़ने का भी मेथड होता है, और अगर वो मेथड तुमको आ गया तो तुम्हारा थियरी के लिए हमेशा से डर निकल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए ये नहीं रहेगा सब्जेक्ट कौन सा है, तुमको ये है कि पढ़ के लिखना ही है ना, लिखना। और वो तरीका एकदम सिंपल होता है, तुमको बार बार आंख खुला रख के रीड करना पड़ता है, बुक को बंद करके ऊपर मुंडी करके नहीं, ऐसा बुक बंद ऊपर करके बोल रहे हो, वो रॉन्ग तरीका है। इनफैक्ट स्कूल के 10 साल तुम लोगों ने जो स्कूल में डाले थे ना, 10 प्लस वो पीछे के 3, 12-13 साल, वो नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फिर 10th तक तुम्हारे मार्क्स नहीं आते ना, वो चलता था, लेकिन तुमको एक्चुअली पढ़ना सिखाना चाहिए, जो सिखाया नहीं। कि फॉरगेट अबाउट यू शुड बी, कोई भी ब्राइट स्टूडेंट नहीं, सब एक सेम लेवल के, बट एटलीस्ट पढ़ने को आना चाहिए। मैथ स्ट्रांग होना चाहिए था, इंग्लिश ग्रामर वाइज स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि आगे मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। और तीसरा, कैसे पढ़ते वो आना चाहिए था, जो किसी ने सीखा है। और अब जरूरत है अपने को, तुमको 2-2 हजार पेज कैसे पढ़ोगे तुम लोग, आगे तुमको 2-2 हजार पेज पढ़ने होंगे, और एग्जाम के एक दिन पहले पूरा निपटाना भी रहेगा। एग्जाम के एक दिन पहले थियरी पढ़ के नहीं जाते तो अगले दिन पेपर अच्छा नहीं जाता है, कितना भी पहले पढ़ा रहेगा। वो उसका तरीका यही है कि तुमको रीडिंग से याद रहना चाहिए, और रीडिंग से याद रखने का मतलब है बार बार रीड करने का भी। ये जो कितने पॉइंट्स है, ये ई तक पॉइंट्स है ना, पहले बार रीड करोगे ना तो ई तक पहुंचते पहुंचते माइंड बहुत जगह पे चला जाएगा। जब तक ई तक पहुंचोगे ना तो कभी धुरंधर दिखेगा, कभी क्या दिखेगा, बहुत सारी चीजें दिखेगी, मैच दिखेगा, विराट कोहली दिखेगा, आज एक छक्का मार रहा है, अक्षय खन्ना कैसा डांस कर रहा है, वो सब आएगा। जब 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे ना, तब पूरा ए से लेके ई तक एक लाइन में पढ़ दोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। वो तुम्हारा पहला रीडिंग होता है, दैट इज योर फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद में ऐसा कई बार रीड करते हो, फिर आज एक बार 10 बार रीड करके छोड़ दिया, कल फिर 10 बार रीड करो, कल डिस्ट्रैक्शन कम होगा। उसके बाद में अगले दिन वापस से पढ़ोगे ना जब 10 बार, उसके बाद में तो बुक उठा लेना, लिख देना, तुम लिख दो, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो हो गया, तुम्हारे माइंड ने सब कुछ स्टोर कर लिया। हम लोग रास्ते से आते हैं, बहुत लोग दिखते हैं, शक्ल दिखती है, किसी की याद नहीं रहता। तुम देखो, घर से आए थे अभी, आज सुबह घर से इधर आए, रास्ते में बहुत लोग मिले थे, शक्ल याद नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट डिवाइस है भगवान ने हमको दिया हुआ है। वो इंफॉर्मेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं, इतना क्यों बर्डन डालने का ब्रेन पे। लेकिन कोई चीज जो बार बार सामने आती है ना, कोई रोज दिखता है ना, उसकी शक्ल याद रहती है, इसको तो मैं जानता हूँ, you know his name or not, लेकिन तुम रोज देखते हो उसको, तो ये याद रखता है उसको, तो तुम पढ़ाई में भी वही है। 3 से 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूस कोई चीज के पीछे पड़े रहो, वो बाय हार्ट हो जाता है विदाउट रट्टोफाइन, रट्टा मारे बिना, खाली रीडिंग से याद हो जाता है। और एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि रीड करके हम लिख सकते हैं, तो फिर नंबर ऑफ पेजेस मायने नहीं रखता, तुमको तरीका, फिर वो तरीका हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। लास्ट आ गया कंटिंजेंट एसेट्स। अरे कंटिंजेंट एसेट्स का मतलब होता है पॉसिबल एसेट्स। क्या बोला मैंने? पॉसिबल लायबिलिटी दी नहीं है। अब है पॉसिबल एसेट, मैंने किसी पे केस किया है, मैंने किसी पे कोर्ट का केस किया है, अगर मैं जीत गया तो पैसा मिलेगा, नहीं जीता तो कुछ नहीं, समझा क्या नहीं? सो ये पॉसिबल ऑन, अभी तक डिसीजन नहीं आया कोर्ट का डिसीजन मेरे कंट्रोल में है क्या? इट इज नॉट इन माई कंट्रोल। सो इसलिए हम लोग उसको पॉसिबल एसेट बोलते हैं, क्योंकि होना नहीं होना फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स पे डिपेंड करता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मेरे को मिल जाएगा एसेट, पैसा मिलेगा, और अगर नहीं जीता तो नहीं मिलेगा कुछ। कंटिंजेंट एसेट आर नोन एज पॉसिबल एसेट, ये भी पास्ट इवेंट से ही अराइज होता है, बट ऑन द बैलेंस शीट डेट ये कंफर्म नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑन द बैलेंस शीट डेट ये पॉसिबल एसेट है, एंड वेदर यू विल गेट दिस एसेट और नॉट डिपेंड्स ऑन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने किसी पे केस किया तो वो डिसीजन कौन देगा? कोर्ट ऑफ लॉ देगा, वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। It's not in my control. Have you got it? So देखो क्या लिखा है इस पर? AS 29 contingent asset is a possible asset that arises from past
of events and the existence of which will be confirmed only. the occurrence or non-occurrence of one or more physical events or mobility in the record of event type. ये टेक्निकल लैंग्वेज है, एज इट इज लिखना पड़ेगा तुमको, जैसा दिया वैसे ही लिखना पड़ेगा, अपने वर्ड्स में नहीं चलेगा। अच्छा, कंटिंजेंट एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट? ऑन 31 मार्च कंटिंजेंट एसेट ना तो रिकॉग्नाइज होता है ना डिस्क्लोजर होता है, ना तो उसकी एंट्री पास होती है ना बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में लिखा जाता है। कंटिंजेंट एसेट्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, नो ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, तुम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होता, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नो इफेक्ट। इट कैन बी डिस्क्लोज्ड इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट व्हिच इज नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है पीएनएल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट थोड़ी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो क्या लिखा है अपन लोग ने? Contingent assets are neither recognized nor disclosed in financial statements, but it can be Disclosed in director's report which is not on account in the note. In other words, no treatment in financial statement. No recognition means no passing of journal entry and no writing any notes. No disclosure. No recognition, no disclosure. Have you got it? Yes. चलो करो। थियरी में कैपिटल एंड रेवेन्यू होता है, पॉलिसीज होता है, हो गया कैपिटल रेवेन्यू, हो गया पॉलिसीज, हो गया, अब ये भी हो गया। 4-5 टॉपिक है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस करूंगा, फिर मेजरमेंट वैल्यूएशन। एक संडे फिक्स करेंगे इसके, संडे टू संडे चलेगा। ये 20 मार्क के लिए आता है और परफेक्ट कर लो इसको। वर्क फॉर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वो तभी मिलेगा जब ये थियरी टॉपिक्स भी तुम्हारे प्रिपेयर्ड रहेंगे, एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सी एंटर देन। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई नहीं करके जाता है, सब छोड़ के जाते हैं। दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर।
गया। जर्नल एंट्री पास करके उसको रिकॉग्निशन बोलते हैं या डिस्क्लोजर बोलते हैं, और नोट्स में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं। और कंटिजेंट का लायबिलिटी का रिकॉग्निशन होता है कि डिस्क्लोजर होता है, और प्रोविजन का क्या होता है, रिकॉग्निशन। और व्हाट अबाउट कंटिजेंट एसेट्स, नो रिकॉग्निशन नो डिस्क्लोजर, नो रिकॉग्निशन एंड नो डिस्क्लोजर। ये करते नहीं क्योंकि समझ में ही नहीं आता लोगों को, और समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, टॉपिक नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है जो हम लोग कर रहे हैं। वो जो हमने पहले पॉलिसीज किया था वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 था। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में अपने को क्या क्या करना है, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज। दोनों तुमको नोट लिखवा दिया। एक पॉसिबल एसेट, एक पॉसिबल लायबिलिटी। इसका डिस्क्लोजर होता है, इसका डिस्क्लोजर नहीं होता। कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। सो लायबिलिटी को भी डिफाइन किया है, प्रोविजन को भी डिफाइन किया है, कंटीजेंट लायबिलिटी को भी डिफाइन किया है, ये सब का मीनिंग। और यहाँ पे वही सब बार बार उन्होंने कंटीजेंट एसेट बहुत डिटेल में दिया है, कंटीजेंट लायबिलिटीज बहुत डिटेल में दिया है। फिर उसके बाद में आ गया डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। ये तुम लोगों को वो जो 200 मार्क का पेपर बना है ना, 100 मार्क का, उसमें मिल जाएगा, इन दैट यू विल गेट। फिर उसके बाद में क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, वो भी मिल जाएगा उसके अंदर, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर ये समरी पढ़ लेना चाहिए, समरी में हमेशा बोलता हूं पढ़ना ही चाहिए। क्या लिखा है, contingent asset may be defined as that arises from past events and whose existence will be confirmed only after occurrence and one or more uncertain future events not only within the, यही तो लिखा है अपन, एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे हैं अपन। फिर क्या लिखा है, contingent liability is a possible obligation arising from past events one or more uncertain future events। फिर क्या लिखा है, liability is a present financial obligation लाइबिलिटी कौन सा ऑब्लिगेशन है, हाँ मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे ना। लाइबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, और कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a is a possible obligation that may or may not arise depending on the occurrence or non-occurrence of may or may not। crystallize का मतलब है may or may not arise, ये बड़े-बड़े नाम लिखते हैं, that means arise। समरी के बाद में तुम्हारे ट्रू और फॉल्स है ना, उसी पे बेस्ड होते हैं। ट्रू और फॉल्स तुम्हारे इसी से राइट हो जाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर क्या करने का, बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज मत करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या करने का उसका, फिर एंट्री पास करने का। तो ट्रू है क्या फॉल्स है, और प्रोविजन फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। मतलब ये कितने बड़े बड़े बंडल बाज है, देखो सर। बोलते कंटीजेंट लायबिलिटी को तो डिस्क्लोज मत करो, और प्रोविजन तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं करता है, दोनों ही उल्टा। कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करो, प्रोविजन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है, इसलिए एंट्री पास करते हैं। A claim that an enterprise is pursuing
through legal process where the outcome is uncertain is a क्या बोलते हैं, outcome is uncertain, बराबर। claim that an enterprise is pursuing through legal process लेकिन outcome uncertain। आगे और क्या लिखा है, probable that the firm will need to pay off the obligation, this gives rise to contingent liability। अरे क्या बात करते हैं, क्या ये provision। probable कब होता है, liability will arise and it is provision। present financial obligation of enterprise which arises from past event is termed as present obligation as per past obligating event is what, contingent liability। हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थोड़ी कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। हाँ, ये लायबिलिटी है, एक्चुअली लायबिलिटी है, प्रोविजन है। लिखोगे क्या कंटीजेंट, क्या एकदम क्लियरली बोला हुआ है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन थोड़ी बोला है। इसको हटाओ नहीं, क्या बीच में फाइनेंशियल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन व्हिच अराइजेस फ्रॉम पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी का डेफिनेशन है, कंटीजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन है। लायबिलिटी इज व्हाट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट व्हिच रिजल्ट्स इनटू फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज पर पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, possible obligation as per past obligating event which may or may not result depends on some uncertain future events which is not in our control, वो है contingent liability। तो सो याद रखना, ये ट्रू और फॉल्स सब तुम लोगों को परफेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट ऐसे नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। व्हेन यू राइट यू रिमेंबर। फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे, ये भी इसी पे बेस्ड है सर। और लास्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड, ये तुम लोगों को वो जो क्वेश्चंस रखे ना उसमें आ जाएगा। ये तुमको अलग से करने की जरूरत नहीं है, उसमें सब कवर हो जाएगा। ये देखो, ये डेफिनेशंस भी वही है। सबसे पहले क्या बोला है, कंटीजेंट एसेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट गिव्स राइज टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो। अरे ए और बी, हाँ, तो कंटीजेंट एसेट तो कंटीजेंट एसेट्स और आउटफ्लो थोड़ी होता है। फिर क्या लिखा है, if an inflow of economic benefits is probable then a contingent asset is disclosed, no। अगर आंसर यस बोला रहेगा तो रॉन्ग है। कंटीजेंट एसेट कभी भी नहीं लिखते, रियल एसेट्स ही लिखते हैं। ना तो फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज लिखते हैं, ना फ्यूचर में मिलने वाले एसेट को आज लिखते हैं। मिल जाएगा उस दिन। We don't write contingent asset, we don't write anticipated income। तुमको याद है मैंने बताया था, एसेट हम लोग हमारे नाम पे नहीं भी होगा तो लिख लेते, लेकिन हमारा कंट्रोल होना चाहिए। कोई चीज कंटीजेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंटीजेंट है हवे में, इल्यूजनरी है, अभी तक तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम लिखेंगे कहां से। एसेट तो मैं वो भी बैलेंस शीट में लिख दूं जो मेरे नाम पे नहीं है, लेकिन मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फिर क्या लिखा है, in case of either outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with subsequent liability, then it is what, present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is known as, in financial statements contingent liability is recognized, not recognized, adjusted। क्या बोलोगे, not recognized। adjusted का मतलब तो recognized ही हो गया। it is disclosed, ठीक है ना। so this covers your topic। और अभी टाइम टेबल चेक करते रहना। you have lot to do in coming week, but I would say start practicing all the questions of partnership account which I have done in class, of piecemeal resolution, P&L appropriation, और क्या था फिर, लाइन से पूरा सीरीज, कंप्लीट सीरीज, पूरा कंप्लीट पार्टनरशिप का सीरीज प्रैक्टिस करना चालू करो। आज जितना भी है पार्टनरशिप का पूरा सीरीज, कंप्लीट सीरीज प्रैक्टिस करना चालू करो।
पूरा प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो जाएगा ना, और साथ साथ में अभी मेरा फास्ट ट्रैक चलेगा, और वो फायदा उन्हीं को होएगा जो प्रैक्टिस करेंगे, और वो हो जाता है फटाफट, लिख के हो जाता है। ऐसा ओरली नहीं करने का, लिख के करने का। लिख के करने में स्पीड आती है, तुमको पता चलता है वेर यू आर स्टैंडिंग, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन देख के आंसर सॉल्व करने को आना चाहिए। मैं तो इतना सिंप्लीफाई करके देता हूँ, स्टैंडर्डाइज करके देता हूँ कि हर क्वेश्चन एक जैसा ही बन जाता है, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होता रहता है। क्वेश्चन आर नॉट सेम, बट करने का तरीका स्टैंडर्डाइज हो जाता है। तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुमको मैं बता देता हूं कि आने वाले एग्जाम में यू विल स्कोर 80 प्लस, 90 प्लस, 100 आउट ऑफ 100 तो तुम्हारा दिन होना चाहिए। इंस्टीट्यूट 100 में से 100 भी देता है, बट वो तुम्हारा दिन होना चाहिए कि अपने लिए सब पेपर भी इजी आया, और अपन ने आपको ऑल इज वेल बोल बोल के करते गए, क्योंकि जब सब कुछ आता है तब गड़बड़ होने का चांस ज्यादा रहता है। कुछ तो मिस्टेक करके आते हैं और बाहर आके मालूम पड़ता है लोग करके आ गया। सो इंस्टीट्यूट देगा मार्क्स, पेपर्स डिफिकल्ट आए या इजी आए, रैंकर्स हमेशा रहते हैं। जब 13% रिजल्ट आता है, 14% रिजल्ट आता है तो भी रैंकर्स रहते हैं, 28% रिजल्ट आता है तो भी रैंकर्स रहते हैं, क्योंकि रैंकर्स को फर्क ही नहीं पड़ता पेपर इजी है या डिफिकल्ट है। प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो वही पेपर तुम्हारे लिए इजी है, प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो सेम पेपर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है। इट इज ओनली द प्रिपरेशन दैट मैटर्स। स्ट्रांग प्रिपरेशन करो, पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चालू कर दो, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब क्या करने का, जो क्लास में करा है वही, क्लास में करा है वही करना चालू करो। एक्स्ट्रा काम मैं कराते रहो, और मेरे एक्स्ट्रा काम में काफी चीजें कवर होती है, बहुत सारी चीजें कवर होती है। जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देता हूं कि तुम्हारे लिए एग्जाम में जाना पहचाना क्वेश्चन ही आ जाता है, या अगर कुछ डिफिकल्ट आता है तो तुमको इतनी आदत होती है वो टॉपिक करने की कि तुम आराम से तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तुमको मैंने वो डेप्रिसिएशन का डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया था, एक डेप्रिसिएशन का डिफिकल्ट पेपर आया था ना क्वेश्चन, मैंने तुमको सॉल्व करके दिया था। और एक किया था, कौन सा था, कोई दूसरे टॉपिक का भी क्लास में तुमको 2 करके दिया था पिछले एग्जाम के पेपर से, सब कंबाइन करके दे दिया था। जब तुम बहुत अच्छे से पूरे सब्जेक्ट को जानते हो ना, तो वैसे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो, यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। और पर्पसली वो क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व नहीं किए, मैंने डायरेक्टली तुम लोग के साथ कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उठाएंगे। अगर मैं पहले कर लूं, मेरे को ही नहीं आया तो तुम क्या करोगे कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आऊं और उसके बाद में तुमको करा दूं। अरे मेरे को भी अगर एग्जाम देनी पड़े तो सारे कॉन्सेप्ट वाइज जो अपन ने सीखे उसके हिसाब से वो सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो 2 क्वेश्चन शायद मैंने तुम्हारे, दूसरा तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, एक तो मैंने डेप्रिसिएशन वाला किया था और एक कोई किया था, तो डायरेक्टली तुम्हारे साथ ही किया था ताकि अपने को पता चले कि जो हमने सीखा है ऑन दैट बेसिस वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं नहीं, और होएंगे ही ना। तुम्हारे लेवल के ऊपर का थोड़ी पूछ रहे, खाली तुम्हारे प्रिपरेशन वीक है इसलिए तुमको वो डिफिकल्ट आता है। सो दिस टॉपिक इज डन। अभी मैं धीरे धीरे करके ना, ये जो थियरी के टॉपिक्स है ना, इसमें अभी कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एक है, उसके बाद में एक मेजर्स एंड वैल्यूएशंस वाला एक टॉपिक है, और एक और है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। ये 3 यूनिट और करूंगा तो ये 20 मार्क तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा। फिर 20 मार्क पे तुम्हारे से काम कराऊंगा। ये 20 मार्क्स हो, जो मैं बोलता हूँ प्लीज फॉलो कर, फॉलो इट। मैथ्स के लिए मैंने तुमको बोला है रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, स्कैनर ले लो। क्लास में जो करवाया वो बार बार प्रैक्टिस करने का, बार बार करने का, एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार कर लेने का। बोले सर आंसर भी याद हो गया तो भी लिख के कर लो, मेथोडोलॉजी फॉलो कर लो। बार बार रिपीटेशन होने से क्या होता है ना, जितने बार करते हो ना उतने बार वो प्रॉब्लम नया दिखता है, तुमको हर एक वेरिएशन दिमाग में बैठता है। फिर पास्ट एग्जाम पेपर्स के स्कैनर्स में क्वेश्चन होते हैं, वो स्कैनर से कर लेने का, 200 200 250 क्वेश्चंस होते हैं, वो तुम्हारे राइट होने चालू होते हैं कि मोर देन 60% 70% क्वेश्चंस तुम्हारे राइट होने लग गए, तो समझ जाने का ये टॉपिक आ गया, ये टॉपिक में तकलीफ नहीं। then in exam you are able to score 60 plus 70 plus 80 plus, then you are able to score good marks. लास्ट जन में 5-6 जन को आया था 90 प्लस इन मैथ्स, 6 जनों को 90 प्लस आया था मैथ्स। इकोनॉमिक्स में आया था कम से कम 4 या 5 लोगों को 90 प्लस, दिस वाज द मार्क्स। चलो दैट्स इट, विल स्टॉप इट हियर। सो दिस टॉपिक इज डन।